सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 5M सीरीज़ है वो मंडे से लेके सैटरडे तक आपकी होगी। संडे को आपका सेशन नहीं होगा, बट संडे के जो भी टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। सो आज 18 जनवरी है 2021। डिस्कस करते हैं आज के जो काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। एग्रीकल्चर का जो ऑप्शनल का पेपर है वो आपका आया है, संडे को पेपर हुआ और मैंने पेपर 1 कंप्लीट करवाया था। तो जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर में, दे आर अवेयर अबाउट इट कि कितने प्रश्न आपके आए हैं। लगभग 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उन नोट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर भी सोर्सेज को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और एग्रीकल्चर बहुत ही ऑब्जेक्टिव, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किन एरिया से प्रश्न आपके आने हैं। अगर आप उनको अच्छे से करके जाओ, रट के जाओ, आपको सिर्फ लिखना है। तो आप मुझसे नए बैच के लिए एग्रीकल्चर से जुड़ सकते हो। 18 जनवरी से आज से नए बैच कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 ईयर या 2 ईयर्स का आप सब्सक्रिप्शन लो। इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड SP Live, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। सो मौका है आपको अपनी प्रिपरेशन को प्लान तरीके से करने का। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस टॉपिक के पीछे का सोर्स क्या है वो जान लेते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद कई सारे, जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं तो आप एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, और आप इलेक्शन कमीशन के अंदर ही रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, और आप इलेक्शन कंडक्ट करवाने में एक बड़ा आपका एक योगदान रहेगा। ऐसे बहुत सारे इलेक्टोरल्स ऑफिस होते हैं। तो जब इलेक्शन होते हैं उस समय तो उनको इतना पावर रहता है कि वो चीज़ें अपने हिसाब से कर पाते हैं, बट एक बार जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे उनकी गाड़ी ले ली, सिक्योरिटी ले लिया, या कुछ बहुत से ऐसे दूसरे भी ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि फिर वो इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं, रादर वो किसी दूसरी पोजीशन में जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो उनसे डील करेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने नई गाइडलाइन जारी की है, और एज़ पर दिस गाइडलाइन, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट शेल इनएवरीली ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द इलेक्शन। जैसे कोई भी ऑफिसर जो एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या दूसरे ऑफिसर के रूप में कार्य किया है अप टू जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ड्यूरिंग देयर, अपने टेन्योर के दौरान, इलेक्शन के कितने टाइम बाद, अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले उस ऑफिसर के कोई भी सर्विस कंडीशंस को चेंज करते हो तो आपको इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल चाहिए होगा। तो ये एक आप कह सकते हो कि यू कैन से ये एक डिसीजन लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि आपको पहला अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले यू नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन केस कोई भी सर्विस कंडीशंस में चेंजेस किए जाते हैं। तो ये एक जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है वो है 1 ईयर। 1 ईयर तक अगर आप कोई भी ऐसे कदम उठाते हो किसी पर्सन के खिलाफ जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या उसके अबव उन्होंने काम किया है, तो वहाँ पे अगर आप कोई सर्विस कंडीशन चेंज करते हो तो यू नीड अप्रूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। 1 साल के बाद करते हो देन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अप्रूवल। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीसेंट रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाईलाइट्स रिलीज्ड बाय पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जर्मनी होस्टेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स वर्ल्ड वाइड। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो पहला तो ये है कि ये क्वेश्चन फ्रेम क्यों हुआ है, क्योंकि अब लेटेस्ट ही जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग 18 मिलियन इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन। 18 मिलियन मतलब इंडिया में जो इंडिया की जो डायस्पोरा पॉपुलेशन, मतलब इंडियन ओरिजिन के जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे इस केस में अगर आप देखते हो, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाईलाइट्स, ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। तो ये फैक्ट याद रखो कि UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड अफेयर्स, इसका जो पॉपुलेशन डिवीज़न उसके द्वारा रिलीज़ होती है। इंडिया में लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन है और जर्मनी होस्टेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्ल्ड वाइड। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ना कि लार्जेस्ट है। अब देखो बहुत सारे लोग माइग्रेट होके, जैसे वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रहा है उस वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर जर्मनी गए हैं।
और वहाँ रह भी रहे हैं, अलग अलग तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस भी करना जो है पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कंटेक्स्ट में, अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, सो अगेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो डेटा होते हैं ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई बार डायरेक्ट प्रश्न आपके बन जाते हैं इसमें। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, ये दो स्टेटमेंट सही हैं। इंडिया में लार्जेस्ट डायस्पोरा की पॉपुलेशन, और ये किसके द्वारा रिलीज होता है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। सो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हो तो ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कि इंडिया में हमेशा से न्यूज़ में ये रहता है। हाल में ही अगर आप स्टडी देखोगे, काफ़ी सारी जो स्टडीज़ आपकी पब्लिश हुई हैं जिसमें ये कहा गया है कि कैंसर रिलेटेड जो डेथ हैं इंडिया के अंदर, उसमें से इसका जो रीज़न है वन ऑफ द टॉप कॉजेज़ में ये आता है ब्रेस्ट कैंसर का, अगर आप बात करते हो। क्या है कि अभी हाल में जो रिसर्च हुई उसके अकॉर्डिंग जो ग्लूकोज है, ट्यूमर सेल्स जो आपके होते हैं, ट्यूमर सेल्स मतलब जो सेल्स कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं, सो ये जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हुए और ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और ये तेज़ी से ग्रो करते हैं। इन जनरल जो ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। इन जनरल जो इस्तेमाल है वो आपका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्यूमर सेल्स हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर में ट्यूमर है, वो उनमें जो सेल प्रेजेंट है वो यूज़ करते हैं इसको किस पर्पज़ के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है कि जो कैंसर रिलेटेड डेथ्स हैं इंडिया में उसका एक टॉप कॉज है, वन ऑफ द टॉप कॉज है। नॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स की बात करें तो वहाँ पे हायर CBX2 बट लोअर लेवल ऑफ CBX7 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन नॉर्मल ब्रेस्ट सेल यहाँ पे नॉर्मल जो ब्रेस्ट सेल होता है उसमें CBX2 लोअर होता है और CBX7 हायर लेवल का होता है, ठीक है, हायर लेवल होता है। देखो इसका रीज़न क्या है कि ये जो CBX2 है, ये CBX2 जीन कई बार अगर ये इसका मतलब अगर ये CBX2 एक जीन है, अगर इसका ये अगर हायर प्रेजेंट होगी तो पॉसिबिलिटी कैंसर की हायर होती है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई और इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई करने की जो टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली हायर होती है इस जीन की वजह से, और इसका जो फंक्शन होता है वो टोटली अपोजिट होता है। तो नॉर्मल सेल्स में ये लोअर होता है और ये हायर होता है, और कैंसरस सेल में ये आपका लोअर होगा और ये आपका हायर होगा। CBX2 जीन जो है ये ग्लूकोज अपटेक को और कंजम्पशन को बाय ब्रेस्ट कैंसर सेल उसको प्रमोट करती। तो ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये तो गलत हो गया, बाकी दो स्टेटमेंट्स 1 और 3 सही है। इसका आंसर आपका होगा 1 और 3 सही, आपका हिंदू में आया भी था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्टअप इंडिया सीड फंड रिसेंटली अनाउंस्ड बाय, ये रिसेंटली आपका अनाउंस भी किया गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे PM मोदी अनाउंसेस ₹1000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, है ना। तो यहाँ पे लॉन्चेस वीकली TV शो स्टार्टअप चैम्पियंस, ये आपका किया भी गया है। तो ये जो फंड है थ्रू द फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स आर ऑलरेडी रिसीविंग असिस्टेंस, अलग अलग जो ये जो फंड क्रिएट किए गए हैं तो नए नए जो स्टार्टअप्स के लिए आपको पैसे चाहिए वो आसानी से मिल पा रहे हैं, इसके लिए प्रयास ये किया गया है। तो यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड रिसेंटली अनाउंस किया गया था PM जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वर्थ ₹5,000 करोड़। तो अगर आप देख लोगे तो ये गलत है, 5,000 जो करोड़ इसमें जो आपका मेंशन है वो नहीं है, 1,000 करोड़ का ये फंड है फॉर स्टार्टअप टू सेट अप एंड ग्रो देयर बिजनेस, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल स्टार्टअप्स कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने आइडियाज़, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल आपका कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, बाकी दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। जो आंसर आपका होगा वो है D, दैट इज़ 2 और 3। नेक्स्ट है Consider the following statement about multi-mission meteorological data receiving and processing system MMDRPS। सो ये न्यूज़ में भी है, अगर आप देखोगे IMD लॉन्चेस सोफिस्टिकेटेड वेदर रडार इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। आज के समय में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, और 146 जो फाउंडेशन डे था IMD का, उसमें इसको आपका ये जो है लॉन्च किया गया है, और ये नए तरीके का रडार लॉन्च किया गया है। और इसका पर्पस सिर्फ यही है कि एक बेटर डेटा
जो चेंजेस हो रहे हैं उन बेटर डेटा आप कलेक्ट कर सको। तो लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लिखा हुआ है इन कोलैबोरेशन विथ इसरो। तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत अपने आप हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट आप लिख लो कि इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, केपेबल टू प्रोसेस रैपिड स्कैन डेटा ऑफ इनसैट 3DR इमेजर पेलोड कंडक्टेड ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और साइक्लोन्स। सो अगर इसमें अगर देखा जाए तो जो इनसैट 3DR है, जो आपकी सैटेलाइट है, उसके द्वारा जो डेटा और इमेजेस आती हैं उनको ये ईज़िली इस सिस्टम के तहत, अगर आप मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा रिसीविंग प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करते हो, तो ये सिस्टम इस चीज़ को ईज़िली इसके द्वारा, इस सैटेलाइट के द्वारा जो इमेजेस भेजी जा रही हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, उनको ये स्कैन कर सकता है। ये जो सिस्टम मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा, इसी के तहत डिफरेंट जगहों पे रडार्स भी सेट किए जा रहे हैं। इसके 3 डेडिकेटेड अर्थ स्टेशंस हैं डेटा रिसीविंग सिस्टम टू रिसीव डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा रिसीविंग सेंटर्स भी 3 आपके इसमें क्रिएट किए गए हैं। तो कुल मिला के आप ये समझो कि जब भी आप कहीं के भी वेदर प्रिडिक्शन करते हो तो आपके पास डिफरेंट टाइप के डेटा होने चाहिए, विंड से रिलेटेड, विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन, मॉइस्चर, और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में आपको रखना पड़ता है, और उस डेटा के बेसिस पर आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो ये मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा रिसीविंग, देखो यहाँ इसके फुल फॉर्म को भी देखोगे, डेटा को रिसीव करना और फिर उसको प्रोसेस करना, और प्रोसेस करके फिर कंक्लूड करना कि देखो ये हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका इसमें डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्कॉच चैलेंजर अवार्ड, it is not based on the nomination but on discovery. It is considered India's highest, it is considered as India's highest independent honor. इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये जो स्कॉच अवार्ड है, ये स्कॉच अवार्ड इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, कई बार प्रश्न बन भी सकता है क्योंकि यूनिक से इसका नाम भी है। तो अगर आप स्कॉच चैलेंजर अवार्ड की बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को ये अवार्ड आपका दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को ये अवार्ड दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अंडर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैटेगरी, उनको ये दिया गया है। और ये जो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड है दिया जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इन एरिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, और ये आपको दिया गया है ड्यूरिंग 70th जो स्कॉच समिट हुई थी उसमें ये आपका दिया गया था। तो बहुत तरीके के इनिशिएटिव लिए गए थे, जैसे स्वामित्व करके एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिस वजह से ये अवार्ड भी दिया गया, स्वामित्व। तो स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विलेज का पूरे तरीके से सर्वे करना। तो ये स्वामित्व जो ये स्कीम है, इनके लिए जो इन्होंने प्रयास किया है, जैसे और दूसरा ई ग्राम स्वराज्य जैसी स्कीम्स हैं, इन सब के लिए, और भी दूसरे जो इनिशिएटिव जैसे ऑडिट ऑनलाइन सर्विस, बहुत से ऐसे जो इन्होंने कदम उठाए हैं, उस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन नॉमिनेशन बट ऑन डिस्कवरी, मतलब इसको देखा जाता है कि कहाँ पे क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। ये कंसीडर इंडिया का हाईएस्ट इंडिपेंडेंट ऑनर के रूप में कंसीडर किया जाता है, और कोई भी पीपल, प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने बेटर कदम उठाए हैं उनको ये दिया जाता है। तो आपको करेक्ट बताना, तीनों ही स्टेटमेंट्स इसके अंदर सही हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये जो स्कॉच पब्लिक पॉलिसी फोरम है, 70th स्कॉच समिट, वहाँ पे ये अवार्ड आपका दिया गया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा हैज़ रिसेंटली कन्फर्म्ड होम विथ इंडियाज़ पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, कई बार क्या होता है कि ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनके पता होना चाहिए। सो जो 51st एडिशन आपका हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो उन्होंने श्री बिस्वजीत चटर्जी को ये दिया है, जो कि वेटरन एक्टर थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर थे, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, और ओपनिंग सेरेमनी में उनको ये अवार्ड दिया गया है। श्री बिस्वजीत जो है श्री बिस्वजीत जो हैं आपके, उनको ये दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि
दूसरा जो क्वेश्चन है देखा जाए तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंट एडवाइजरी ऑन रूफटॉप सोलर स्कीम। रूफटॉप सोलर स्कीम से रिलेटेड जो एडवाइजरी है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन, इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। रूफटॉप, क्योंकि सोलर एनर्जी को हमने कैसे इस्तेमाल करना है उस पर हम काफ़ी अधिक प्रयास भी कर रहे हैं, क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो सोलर एनर्जी है उसका सही से इस्तेमाल हो सके, तो उसके लिए हम प्रयास लगातार वी आर डूइंग। सो यहाँ पे रूफटॉप सोलर स्कीम है, मिनिस्ट्री जो है इस स्कीम के जो गाइडलाइंस है उसके तहत अगर देखा जाए, सो मिनिस्ट्री इज़ प्रोवाइडिंग 40% सब्सिडी फॉर द फर्स्ट 3 किलोवाट एंड 20% सब्सिडी बियॉन्ड 3 किलोवाट अप टू 10 किलोवाट। द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज इम्प्लीमेंटिंग ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम फेज़ 2। तो करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है कि ये जो स्कीम है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट बाय लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे जो स्कीम है ये स्कीम आपकी स्कीम जो है जैसे यहाँ पे लिखा द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये लोकल जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके द्वारा ये किया जाएगा। लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा ये आपका किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोनों जो स्टेटमेंट्स थी ये सही हैं। पर्पज़ इसका यही है कि सोलर एनर्जी का जो यूज़ है वो आपका इंक्रीज़ हो। तो ये देखो की पॉइंट्स, आपको इतने अगर पॉइंट्स माइंड में रहेंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मंडे टू सैटरडे आपकी 5 AM सीरीज़ आपकी होगी। कोशिश करो नोट्स बनाने की, रिवाइज़ करने की। ठीक है, नोट्स ज़रूर से बनाओ, अगर समय लगता है तो फिर भी आप नोट्स ज़रूर से बनाओ। द हिंदू का सेशन आपका इंग्लिश में 12:30 बजे होता है इस चैनल के अंदर, 12:30 PM को हिंदी में, 9 AM को लेट्स क्रैक UPSC CSC के अंदर होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। लाइक ज़रूर से करें, शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।